हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल बैक्स के ऊपर। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली जावास्क्रिप्ट की सारी वीडियोस देखी हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो किया है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉल बैक्स को समझने में। बहुत आसानी से, बहुत आराम से, अच्छे से समझा दूंगा मैं कॉल बैक्स क्या होते हैं और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉल बैक्स में। बहुत ईजी सा है समझने में, बहुत आसान है। कुछ ऐसा ओवर द टॉप या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ही नहीं आ सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जल्दी से टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये, फटाफट से क्विकली हम समझ लेंगे व्हाट इज़ कॉल बैक्स। सो शुरू करते हैं टॉपिक से कि कॉल बैक्स होते क्या हैं। तो देखो यार, अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो मान लो अगर आपने अपने किसी दोस्त को कॉल किया और उसको बोला कि हाँ यार क्या कर रहा है, तो उसने कहा अभी यार मैं बिज़ी हूँ, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो कुछ काम कर रहा है और थोड़ी देर बाद वो आपसे बात करेगा या जो भी आपका काम है या जो भी इंटरेक्शन है वो करेगा। सो कॉल बैक कुछ नहीं यार, एक फंक्शन ही है। बस हम उस फंक्शन को किसी एक इवेंट के या किसी एक काम के होने के बाद कॉल करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर काम के होने के बाद हम कहते हैं कि जिस फंक्शन को हमने कॉल करना है या चलाना है उसे हम कॉल बैक कहते हैं। सिंपल। तो कोड की मदद से समझते हैं और फटाफट से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे 4 फंक्शंस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, फंक्शन ए, बी, सी एंड डी। एंड यहाँ पे उनको कॉल भी करवा रखा है मैंने लाइन बाय लाइन, एंड वो आउटपुट भी दे रहे हैं। उनके सबके अंदर एक एक कंसोल हो रहा है, कंसोल ए, बी, सी और डी। सो दिस इज़ अ नॉर्मल वे जहाँ पे जैसे हम फंक्शंस लिखते हैं। और ये बस एक स्क्रिप्ट फाइल है और जिसे मैंने HTML से जोड़ रखा है, दन नथिंग मच। आपने पिछली वीडियोज़ में देखा ही है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम वर्क दैट इज टेकिंग टाइम और विल हैपन इन बैकग्राउंड या फिर एसिंक्रोनसली। ओके, सो सम वर्क दैट इज टेकिंग टाइम और विल हैपन इन बैकग्राउंड और एसिंक्रोनसली, मेरे को वो फंक्शन ए के अंदर करवाना है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस टास्क के होने के बाद कुछ काम हो, कुछ फंक्शंस चलें जो इस टास्क के होने के बाद चलते हैं। ठीक है, तो मैं सेट टाइम आउट के अंदर, यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट इसलिए लगाया क्योंकि सेट टाइम आउट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो एसिंक्रोनसली चलता है। ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप के अंदर मैं लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0 और 1000 से कम और आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ console.log और टाइमर रनिंग। मैं ये चीज़ें लिखता हूँ। तो ये मैंने एक लूप लगाया जो 1000 बार चल रहा है और फिर सेट टाइम आउट के अंदर ही चल रहा है और मैंने 0 सेकेंड्स दिए। आप सेट टाइम आउट के अंदर चाहे 0 सेकेंड्स भी दे दो तब भी वो बाद में ही चलेगा, वो एसिंक्रोनसली ही चलता है। दिस इज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, अब मेरा मकसद क्या है यार, देखो मेरा मकसद ये है कि मैं फंक्शन बी के अंदर कुछ ऐसा काम करवाना चाहता हूँ जो फंक्शन ए के होने के बाद ही पॉसिबल है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कंसोल करवा रहा हूँ विच इज़ रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन ए। ठीक है, तो रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन ए वो फंक्शन ए के चलने के बाद ही होगा। सो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सब मेरे को कुछ बेसिकली रिटर्न करना पड़ेगा फंक्शन ए से, राइट। मैंने यहाँ पे एक चीज़ रिटर्न करी। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट और मैंने उस रिजल्ट के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी विच इज़ जो ऐड हो रही है सेट टाइम आउट के चलने के बाद, मतलब वो फॉर लूप के चलने के बाद वो वहाँ पे ऐड हो रही है और रिटर्न कर रहा हूँ उस रिजल्ट वाली स्ट्रिंग को। ठीक है, ये काम मैं कर रहा हूँ अपने फंक्शन ए में। ठीक है यार, हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम, क्योंकि मुझे वो रिज़ल्ट चाहिए भी, क्योंकि मुझे वो रिज़ल्ट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, लेट एक वेरिएबल में उसे स्टोर करवा लेता हूँ यहाँ पे रिज़ल्ट फ्रॉम फंक्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट फ्रॉम फंक्शन ए में उसको मैंने स्टोर करवा लिया और मैंने उसे फंक्शन बी में पास कर दिया। फंक्शन बी में एज अ आर्ग्यूमेंट दिया और मैंने उसे एज अ पैरामीटर यहाँ पे मैं अब रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रन करूँगा। अब आप पहले यहाँ पे सोचो कि रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, अब आप पहले यहाँ पे
थोड़ा सा खुद से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। देखो मैंने इसे रन किया और क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ए चला, ठीक है, console.log a हुआ, विच इज़ फंक्शन ए की सबसे पहली लाइन थी console.log a। उसके बाद यहाँ पे सेट टाइम आउट नहीं चला, उसके बाद यहाँ पे सेट टाइम आउट नहीं चला यहाँ पे, क्योंकि सेट टाइम आउट मैंने आपको बताया कि ए सिंक्रोनसली चलता है, तो वो उसने फंक्शन ए को लीव कर दिया एक बार के लिए। सो वहाँ से फंक्शन ए बैकग्राउंड में चलने लग गया एंड बारी आई फंक्शन बी की। सो फंक्शन बी, क्योंकि नीचे यहाँ पे फंक्शन बी कॉल हो रहा है विद रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन ए। सो इस टाइम तक ध्यान से देखना, इस टाइम तक फंक्शन ए से वो रिटर्न नहीं हुआ था, उसमें वो वैल्यू नहीं गई थी, रिटर्न हुआ, रिटर्न वाली लाइन चली, बट रिटर्न क्या हुआ, अनडिफाइंड रिटर्न हुआ, ठीक है, अनडिफाइंड रिटर्न हुआ। और console.log b हुआ, क्योंकि console.log b सबसे पहली लाइन थी फंक्शन b की, और यहाँ पे फिर फंक्शन c और फंक्शन d चल गए और उसमें अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, क्योंकि उसमें अभी तक स्ट्रिंग डली नहीं थी, वो बैकग्राउंड में चल गया टास्क, ठीक है, बाकी सारे पहले चल गए। सो दिस इज व्हाई वी कॉल टाइम टाइड एंड जावास्क्रिप्ट वेट्स फॉर नन। तो जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करती, वो अगला कोड पहले ही चला देगी। अगर आप ये कहते हो कि अच्छा ठीक है ये काम ये सिंक्रोनसली होगा, तो वो अगला कोड चला देगी। तो उसने अगला कोड चला दिया और वहाँ पे अभी तक वैल्यू नहीं आई। सोचो बैकएंड से अगर कोई डेटा आना है और उसकी वजह से हमारी कोई वैल्यू जो आनी थी, बट जावास्क्रिप्ट ने कोड पहले चला दिया और अब वो अनडिफाइंड आ रही है। सो दिस इज समथिंग जो फिर गलत हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें कॉल बैक का यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं फंक्शन ए के अंदर फंक्शन बी पास कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर हम फंक्शन बी को हम सीधे सीधे भी कॉल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपको एक दूसरे फंक्शन को कॉल करना है कुछ काम होने पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो फंक्शन बी और उसे कॉल कर सकते हो कि जैसे ही ये रिजल्ट के अंदर ये स्ट्रिंग डल जाए तब आप फंक्शन बी को कॉल कर दो, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट डाल दो, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट डाल दो और ये एज इट इज़ रहेगा रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन ए। और नीचे जहाँ पे मैं उसे कॉल कर रहा था फंक्शन बी को, मुझे उसे कमेंट आउट करना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फंक्शन ए के अंदर फंक्शन बी पास करना है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं। सो मैं नीचे से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क आफ्टर फंक्शन ए, कि ऐसा कौन सा काम है जो फंक्शन ए के चलने के बाद करवाना है। तो मैंने यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं पैरामीटर का, तो मैंने वो दे दिया यहाँ पे नाम वर्क आफ्टर फंक्शन ए। सो अब मेरे ये करने के बाद मैं नीचे फंक्शन भी नहीं रखूँगा, मैं वहाँ पे फंक्शन भी क्यों कॉल करूँगा, क्योंकि मैंने वो तो पास कर दिया ना, और कॉल मैं उसे फंक्शन ए के अंदर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे सो मैं नीचे उसको कमेंट आउट कर दूँगा इस पूरी लाइन को। ओके, सो ठीक है, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया एंड अब मैंने इसको रन किया। रन करने में बोल रहा है वर्क आफ्टर फंक्शन ए इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। मैंने यहाँ पे अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे पास ही नहीं किया उसको। सो फंक्शन ए के अंदर फंक्शन बी पास करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन बी, मुझे एज अ आर्ग्यूमेंट भी तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने पास किया उसे फंक्शन बी, ठीक है, कॉल मैं उसके अंदर करूँगा एंड अभी देखो क्या कैसे चला कोड। अभी देखना ध्यान से कैसे चला कोड, लाइन बाय लाइन समझेंगे। सबसे पहले फंक्शन ए रन हुआ, फंक्शन ए नीचे यहाँ पे कॉल हो रहा है, वो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, दैट्स नॉट अ बिग इशू, बस वो नीचे कॉल हो रहा है, इतना ध्यान में रखो। एंड सबसे पहले फंक्शन ए कॉल हुआ, फंक्शन ए में लाइन नंबर आई 4, console.log a हुआ। फिर उसके बाद आया सेट टाइम आउट, आपको पता है सेट टाइम आउट एसिंक्रोनसली होगा तो उसको छोड़ दो। फिर आया रिटर्न रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट अभी तक अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा, दैट्स नॉट अगेन नॉट अ बिग इशू। सो उसका हम कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर फंक्शन सी कॉल हुआ, फंक्शन सी कॉल हुआ उसके बाद, एंड फिर फंक्शन डी कॉल हुआ। फंक्शन सी के अंदर था console.log c जो कि console.log हुआ, एंड डी जो कि console.log हुआ। ओके, उसके बाद जो हमारा अब हमारे पास और कोई टास्क नहीं बचा, ठीक है, करने के लिए।
अब हमारे पास सिर्फ हमारा एसिंक्रोनस टास्क था जो रह गया था, उसे हमें करना है और उसको फिर अब हमारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगी। सेट टाइम आउट के अंदर सबसे पहला जो कंसोल था वो था 1000 बार टाइमर रनिंग का, तो 1000 बार टाइमर रनिंग प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने कहा, उसके बाद याद रखना, ध्यान से देखो ये चीज़ कि उसके बाद वर्क आफ्टर फंक्शन ए, जो कि मैंने ऊपर पैरामीटर दिया था, और पैरामीटर के अंदर क्या था, फंक्शन बी। तो फंक्शन बी कॉल हुआ, उसके अंदर रिजल्ट गया, रिजल्ट के अंदर क्या था, एक स्ट्रिंग थी। तो फंक्शन बी विद द स्ट्रिंग जिसके अंदर रिजल्ट है वो कॉल हुआ, और फिर लाइन नंबर 19 चली जिसमें console.log b हुआ, फिर लाइन नंबर 20 चली जिसमें रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन ए चला, विच वॉज रिजल्ट, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग थी रिजल्ट, तो वो प्रिंट हो गई। सो दिस इज़ हाउ हमारा ये पूरा फंक्शन काम किया। आई होप आपको कॉल बैक समझ में आया कि हमने क्यों किया। एक टास्क था जिसके बाद हमें कुछ एक पर्टिकुलर टास्क करना था, तो हमने फंक्शन बी को कॉल करवाया फंक्शन ए के अंदर और कहा कि जब तक ये टास्क ना हो जाए, जब तक ऊपर वाला फॉर लूप ना चल जाए, चाहे उसमें टाइम लग रहा है, तब तक आप ये बी वाला फंक्शन तो नहीं चलाओगे। ऐसे तो नहीं होता है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो कि कैसे कॉल बैक्स काम करते हैं, क्यों हम कॉल बैक करते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और आने वाली वीडियोस में भी और हम कॉल बैक्स के बारे में देखेंगे, कई हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। रिएक्ट पे भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, रिएक्ट के चैलेंजेस और जावास्क्रिप्ट के भी चैलेंजेस मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत अलग अलग तरह की वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट हो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।